हाँ भाई, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आज सर्दी बहुत तेज़ हो रही है भैया, बहुत ही ज़्यादा तेज़ सर्दी हो रही है। आज सर्दी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है आज। तो सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे भैया, अपना इंतज़ाम करके रखो भाई, क्योंकि अगर इस टाइम पे सर्दी लग गई ना, तो कोरोना भाई साहब भी आपको जकड़ सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। कोरोना सर्दी के आसपास ही मंडराता है, ये आपने नोटिस किया होगा। हमेशा जब भी आप ध्यान दो, जनवरी के एंड में, फरवरी स्टार्टिंग में, मार्च में, आप देखो हमेशा कोरोना आता ही आता है। पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल, हर बार इसी टाइम पे आता है। तो थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है? इस साल थोड़ा सा और भी चांस ज़्यादा लग रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान ही रखना भैया, ठीक है? अब प्रियंका, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी को भैया, ठीक है? हाँ भाई, शीतलहर चल रही है आज तो, तगड़ी शीतलहर चल रही है, ठीक है? चलो भैया, अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा ये ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है? साइक्लिक ग्रुप। इसको हम कंप्लीट ख़त्म कर देंगे, और इसमें जो भी थ्योरम्स हैं, क्वेश्चन सारे कंप्लीट। फिर हम आज ही परम्यूटेशन ग्रुप को भी चालू कर देंगे, और उसको भी एक दो दिन में निपटा देंगे। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट। बाकी देखो, पूरी कोचिंग, आसपास की जितनी भी कोचिंग है ना, सारी छान मारना पूरी। ये मान के चलो कि मैं तो इतनी भी गारंटी दे सकता हूँ आपको, पूरी राजस्थान की जितनी भी कोचिंग है ना, किसकी? अपने पीएससी कोचिंग। और वो भी राजस्थान, कोटा, ब्रज मध्य से किसी भी यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहा, वो अपने से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। वो 19 भी चल सकता है, अपने से कम ही पढ़ाएंगे वो, लेकिन अपने ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, इतना कोई भी नहीं पढ़ाता। दो चार थ्योरम करवाते हैं, और उन्हीं में से अगर एग्जाम में आ जाती है तो ठीक है, नहीं आएगी तो जय श्री श्याम। ठीक है ना भैया? तो चलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। सर्दी वर्दी का ध्यान रखिए भैया, ठीक है? चलो, तो सारे बच्चे कमेंट कमेंट करते रहना, मैं सभी के कमेंट कमेंट भी देखता रहता हूँ, तुरंत अभी के अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, थ्योरम है, ज़्यादा डीप में तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सिंपल तरीके से पढ़ के आप आराम से समझ जाओगे कि थ्योरम कहना क्या चाहती है। ये थ्योरम को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर। आपने पीछे भी कई सवाल करे होंगे, तो आपने फोकस करा होगा कि एक साइक्लिक ग्रुप का या तो एक या दो से ज्यादा उसके जनरेटर एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। अब ये कहना क्या था, जैसे मैं बताता हूँ आपको। आपके पास में सपोज करो एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट है आपका 1, 2, 3, 4। इन चारों एलिमेंटों में से मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि ओनली टू एलिमेंट इसके जनरेटर एलिमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आपके जनरेटर एलिमेंट कोई सा भी नहीं होगा। मतलब जनक अवयव की मैं बात करें तो केवल दो ही हो सकते हैं, ऐसा मुझे प्रूफ करना है, ठीक है? अब वही बात, लेट वेट कर लो, हमें प्रूफ करना है, ठीक है? अब यहां पे समझने वाली बात सुनना ध्यान से। चूंकि जी एक चक्रीय ग्रुप है, हम मान के चल रहे हैं, या फिर आपको ये कह सकते हो कि दिया हुआ है कि जी मेरे पास में एक साइक्लिक ग्रुप है। अब अगर साइक्लिक ग्रुप दे रखा है ना, तो ये ना भी ध्यान थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा बहुत दिख तो रहा हूँ ना आपको मैं? हाँ भाई, तो मैंने क्या कहा आपसे कि भाई मेरे पास में जी एक चक्रीय ग्रुप है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, अतः माना अवयव ए इसका जनक है। अवयव ए अगर इसका जनक होगा, तो इसका इनवर्स भी इसका जनक होगा। सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है कि ए नॉट इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है, ठीक है? प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई मेरे पास में एक थ्योरम थी, जो हम प्रूफ कर चुके हैं पीछे की तरफ, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो, कि भाई किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए, किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए अगर कोई एलिमेंट ए उसका जनरेटर एलिमेंट है, तो 100% होगा
101% कह सकते हैं हम कि उसका ए इनवर्स जो है वो भी आपका उसका जनरेटर एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लिया था ना, आपको पता हो तो, भाई आयोटा था, फिर आयोटा इनवर्स मतलब माइनस का आयोटा कुछ भी लिया था हमने, तो वो भी शायद मेरे पास में इसका जनक अवयव बन चुका था। एग्जाम्पल तो लिया था हमने ये वाला। चलो, तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये है कि हमें यही प्रूफ करना है कि भाई कम से कम दो या फिर ओनली दो ही इसके जनरेटर एलिमेंट हो सकते हैं। तो भैया हमने क्या देखा, सुनो ध्यान से, हमने क्या देखा कि भैया मेरे पास में ए जो है इसका जनरेटर एलिमेंट है। ठीक है, हमने ये माना है। तो आपको पता है कि यार अगर ये माना है कि ए उसका जनरेटर एलिमेंट होगा, तो 100% है कि उसका इनवर्स भी जनरेटर एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि या तो इस ए को और ए इनवर्स को दोनों को अलग अलग प्रूफ करना है, ए बराबर ए इनवर्स। अब इसमें से आधे से जो बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे कि हम ए इनवर्स को और ए को अलग अलग प्रूफ क्यों कर रहे हैं, बाकी आधे बच्चे समझ नहीं पाए होंगे। हम ए को और ए इनवर्स को अलग अलग प्रूफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि दो एलिमेंट ही जनक अवयव होंगे। अरे तो दो एलिमेंट तो मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं, एक तो ए हो गया और एक ए इनवर्स हो गया। लेकिन मैं अगर थोड़ा कन्फर्म कर दूं कि ए और ए इनवर्स दोनों अलग अलग होते हैं, अगर दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं तो हो गया कन्फर्म, एक तो ए और एक ए इनवर्स, दो ही एलिमेंट किसी भी ग्रुप का जनक अवयव हो सकता है, काम खत्म। चलो भैया, तो बस यही इंग्लिश मीडियम में, सिंस जी साइक्लिक ग्रुप देन लेट माना कि ए बी इट्स जनरेटर एलिमेंट देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर, ये थ्योरम प्रूफ कर चुका हूं मैं ऑफ जी। फर्स्ट वी प्रूव दैट ए नॉट इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसको हम विरोधाभास द्वारा सिद्ध करते हैं। यदि संभव है, इफ पॉसिबल, तो माना लेट ए बराबर ए इनवर्स। भाई आपको पता है कि मुझे ए को ए इनवर्स को अलग अलग प्रूफ करना है, मतलब नॉट इज इक्वल टू प्रूफ करना है। लेकिन मैंने कहा कि अगर पॉसिबल है, अगर संभव है, तो मैंने मान लिया कि ए बराबर ए इनवर्स है। हमने दोनों तरफ ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया, देखो ए स्क्वायर बराबर में ई। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर फाइनाइट, यानी कि कहने का मतलब जैसे कि ये मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ा कि जैसे मैंने यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आया, देखो ए स्क्वायर बराबर में ई। कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना आ गया मेरे पास में, 2 आ गया। अब 2 क्या है, एक तरीके से एक फाइनाइट नंबर है, एक परिमित संख्या है, एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बराबर परिमित फाइनाइट, तो ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास में होगा वो भी कैसा होगा, परिमित होगा, जो कि असत्य है। चूंकि जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, अतः हमारी परिकल्पना गलत हो गई। अब समझ में आया आपको क्या कहानी कह रहा हूं मैं। भाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास में कितना आया, 2 आया, मतलब फाइनाइट आया। अब साफ सी बात है, ए को हम जनक अवयव मान के चल रहे हैं, तो भैया ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो भी 2 के बराबर होगा। भाई जनक अवयव का मतलब क्या होता है, सोचने की कोशिश करो। जनक अवयव क्या होता है, जनरेटर एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसकी सहायता से मैं पूरे ग्रुप को बना सकता हूं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ए जो होगा एलिमेंट वो मेरा जनरेटर एलिमेंट है, जनक अवयव है। अगर ए जनक अवयव है तो ए की कोटि, ए का ऑर्डर 5 होगा या 2 होगा, तो भैया जी का जो ऑर्डर होगा वो भी मेरे पास में उतना ही होगा। तो भैया ऑर्डर ऑफ ए तो 2 था, अब ऑर्डर ऑफ जी भी 2 आ गया। लेकिन भैया स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मेरा जो जी है ना वो अपरिमित है, ठीक है, इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो भैया अगर इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से तो आपका जो ऑर्डर ऑफ जी है वो तो फाइनाइट है, जो कि गलत है। अतः हमारे पास में ए और ए इनवर्स दोनों अलग अलग होते हैं, नॉट इज इक्वल टू होते हैं, काम खत्म। काम खत्म भैया, आपकी थ्योरम जो है एक नंबर तरीके से प्रूफ हो गई है। ठीक है, जो कि असत्य है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित है। मतलब समझने वाले समझ गए हैं। अब आप एक बार खुद सोच के देखो, ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। बाकी अगर मैं आपको एक बार वापस थोड़ा सा क्विक रिवीजन वाला मामला बिठाने की कोशिश करूँ आपके दिमाग में, तो एक ही बार में सारे बच्चे समझ जाएंगे भैया मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि भैया सब देखो, ये सवाल क्या कहना चाहता था, ये सवाल ये कह रहा था कि भाई मेरे पास में एक ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ जी नहीं है, एक मेरे पास में ग्रुप है।
ठीक है। अब ये ग्रुप मेरे पास में जी है। अब आपको पता है कि भैया अगर ग्रुप जी होगा मेरे पास में, तो ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब बनेगा? ये साइक्लिक ग्रुप तब बनेगा जब इस जी के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जनक अवयव होगा। मतलब ए मेरे पास में क्या है? एक जरनेटर एलिमेंट है, जनक अवयव है इस जी का। अब थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं ए के कि भैया अगर मेरे पास ए जनरेटर एलिमेंट होता है तो उसका ए इनवर्स होता है, वो भी 100% तरीके से जनरेटर एलिमेंट बनेगा। ये थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं हम। लेकिन अब हमें थ्योरम ये प्रूफ करवाना चाहती है कि जो मेरे पास में कोई जी होगा, और वो भी कौन सा? साइक्लिक ग्रुप जी होगा। इस साइक्लिक ग्रुप जी के लिए जो मेरे पास में क्या होगा भैया? जो मेरे पास में जनक अवयव होंगे वो केवल और केवल दो होंगे। तो यार सिंपल सी बात है, मैं मान के चल रहा हूं कि ए मेरे पास में जनक अवयव है किसका? जी का। अब मुझे एक और अवयव बताना है, तो साफ सी बात मुझे पता है कि ए इनवर्स भी उसका जनक अवयव होता है। अब मुझे क्या करना है कि ए को और ए इनवर्स को दोनों को अलग अलग बताना है। उसको बताने के लिए हमने ये छोटी सी रामायण रची थी। कहाँ गई वो रामायण? ये रही थी वो रामायण, देखो ये रही। ठीक है। अब इसके नीचे भी थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे देखो तो थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो रामायण आप वही एक तरीके से रामायण लिखी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। बाकी ऊपर वाले रामायण समझ में आ गई आपको, तो वही लिख के एग्जाम में आ जाओगे ना, तो आपका काम हो जाएगा 100%। कमेंट करके आप बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया आप सभी को। बाकी थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट था वो समझ में आया कि नहीं आया? ये थ्योरम कहना क्या चाहती थी आपसे? यही कह रही थी कि दो एलिमेंट बता दो, ए को और ए इनवर्स को, दोनों को अलग अलग करके बता दो, हम आपका हो जाएगा। क्योंकि हमें पता तो है कि दो एलिमेंट होते हैं इसके जनरेटर एलिमेंट, लेकिन उनको प्रूफ करके बताओ, दोनों को सेपरेट करके बताओ, बस यही काम था। बाकी इसके अलावा और कोई काम नहीं है भैया। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मामला क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ सेपरेट तरीके से आपको समझ में आ गया है। हाँ भाई। ठीक है, नहीं आया हो तो आराम से बैठ के देखना, इतना कुछ नहीं है उसके अंदर। पीछे का पढ़ लिया ना आपने, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पीछे का पढ़ रखा है ना पूरा, तो ये पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट लगा भी नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो वेरी 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 मोस्ट तो लगा लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के सवाल नहीं आते हैं, मैं आपको बता दूं पहली बात। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बहुत ही कम चांस होते हैं कि एग्जाम में आ जाएं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सवालों में कुछ न कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है, और उसके बिना वो काम नहीं चल पाएगा। तो कभी कभार एग्जाम में आ जाए मान लो, तो याद तो रखना पड़ेगा ना कुछ न कुछ, तो बस इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। चलो हम देख लेते हैं क्या चक्कर है इसके अंदर। आ जाओ भैया। प्यारे बच्चों, हमसे बोला जा रहा है, पहली बात तो उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी आपको अटपटी लगेगी। आप ये सोचोगे कि यार हमने तो ऐसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, तभी तो अलग है थोड़ा सवाल। डिफरेंट सवाल क्यों है? क्योंकि ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, मतलब ना के बराबर पढ़ा होगा आपने। देख लेते हैं यार, आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि इकाई के n, वे मूलों का समुच्चय सम्मिश्र संख्याओं के गुणन संक्रिया के लिए एक सीमित चक्रीय समूह है जिसका समूहांक कोटि n है। मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हो चुके हैं क्लीन बोल्ड। ठीक है, आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। मेरे हिसाब से उनको कुछ भी समझ में नहीं आया है। वही कह रहा हूं ना मैं, रिपीट करो, रिपीट रिपीट रिपीट, मजा आ जाएगा। आ जाओ, आ जाओ भैया। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि इकाई के n, n वे मूलों का समुच्चय। अब ये जो लाइन है ना आपकी, इकाई के n, n वे मूलों का समुच्चय, देख लो आप क्या बोला हो। इकाई के, इकाई के n, n वे मूलों का समुच्चय। मतलब यहां पे जो सेट बन रहा है ना,
वो सेट आपका थोड़ा डिफरेंट सेट है, ठीक है। एन वे मूलों का समुच्चय है यहाँ पे। अब एन के नहीं, इकाई के एन वे मूलों का जो समुच्चय होगा, जो सेट मेरे पास बनेगा, उसको बनाएंगे, चेक करेंगे एक बार। लेकिन उसके आगे भी इसने क्या बोला है, समुच्चय सम्मिश्र संख्याओं के गुणन संक्रिया के लिए। मतलब यहां पर जो नंबर्स हम यूज करेंगे, यहां पे जो नंबर्स यूज करने वाले हैं, वो हम करेंगे कौन सा, सम्मिश्र संख्या, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लो भैया कोमा करके, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। संक्रिया के लिए एक सीमित चक्रीय समूह है जिसका समूहांक कोटि n है। अब देखो, अब यहाँ पे साफ सी बात है, अभी केवल आपको इतना दिया गया है कि मेरे पास में जो समुच्चय है ना, ये मेरे पास में केवल समुच्चय है। और आपको पता है इसका साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो, मुझे ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टी जो होती है ना, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी पहले मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी। उसके बाद साइक्लिक ग्रुप बनाने के लिए मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा भैया, एक न एक जनरेटर एलिमेंट बताना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे किसी न किसी की कोटि निकाल के मुझे बतानी पड़ेगी। तब जाके मैं यहाँ पे बता पाऊंगा कि भाई मेरे पास में ये साइक्लिक ग्रुप बन गया। कहने का मतलब क्या है कि पहले तो लैंग्वेज बनवाई आपसे कि एन वे मूलों का एक समुच्चय है, एक सेट मेरे पास में है। उस सेट को लेकर आप क्या करो, जो उसके अंदर ऑपरेशन है ना, वो करो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डॉट ऑपरेशन जो है उसका यूज करो। और मुझे क्या करो भैया, बताओ कि ये मेरे पास में एक साइक्लिक ग्रुप बनता है। कहने का मतलब ये सवाल जो है ना, ये सवाल नॉर्मल सवाल है, जो हम पहले करते आए हैं सवाल, वही सवाल है ये। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें थोड़ी बहुत मिर्च मसाला डाल दिया, कुछ न कुछ थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। बाकी सवाल का पैटर्न देखो, हमने जो किया पहले पहले क्या किया था आपको पता है, हमने समुच्चय लिए और समुच्चय को ग्रुप प्रूफ करा था, 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करके, ये तो करते थे हम। इसमें भी वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा। आ जाओ भैया, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। प्रूफ दैट द सेट ऑफ ऑल n nth रूट यूनिट is a finite cyclic group of order n for the multiplication of complex number। समझ में आपको आ गया है कि करना क्या है, ठीक है। लेकिन कैसे करना है आपको पता नहीं है, बट इतना पता है कि करना क्या है। कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या करना है वो आप समझ लो, क्योंकि वो जरूरी है। फटाफट समझ में, देखो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना, तो फटाफट डन का कमेंट कर दो। जैसे ही क्वेश्चन समझ में आ गया फिर मैं आगे चलूंगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भैया मैं यहीं रुकूंगा, पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद में जाके फिर हम आगे बढ़ेंगे। भैया फटाफट कमेंट करो फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पे मोहित कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी ग्रुप का चैप्टर पूरा पढ़ लें। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो कौन सा, एक तो साइक्लिक ग्रुप और परम्यूटेशन, दोनों को पढ़ने की आवश्यकता है क्या। देखो मैं तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मोहित से पर्सनली मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपने ग्रुप पूरा पढ़ लिया ना, तो ये मान के चलो कि परम्यूटेशन ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप दोनों के नंबर फ्री फोकट में मिल जाएंगे। कैसे, सपोज करो ग्रुप पढ़ के गए आप,
पूरा ग्रुप पढ़ लिया आपने। सपोज करिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको कोई थ्योरम याद नहीं आएगी या फिर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं आएगा। सपोज करिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपके आ गया इसके अंदर, ग्रुप के अंदर, जो कि थ्योरम भी ऐसी आ गई और क्वेश्चन भी ऐसा आ गया जो कि शायद आपको नहीं आए, तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा भैया, कि भैया परम्यूटेशन और साइक्लिक ग्रुप में से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे और उनको आप आराम से कर सकते हो। फायदा ये मिलेगा आपको। और सपोज करो कई बार क्या होता है, ग्रुप के थ्योरम भी बड़ी होती हैं और सवाल भी बड़े होते हैं, लेकिन परम्यूटेशन ग्रुप के और साइक्लिक ग्रुप के जो थ्योरम्स होंगी, जो क्वेश्चन होते हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। अब सपोज करो इनमें से कोई सवाल आ गया 4 नंबर का, 8 नंबर का, तो यहां से करो ना फिर। बैकअप प्लान रखो, बैकअप प्लान। ठीक है। प्रियंका कह रही सर कल क्लास क्यों नहीं ली? कल ये मान के चलो कि बस कहीं चले गए थे घूमने। कल क्या थी, 1 तारीख थी ना, समझ जाओ यार इतना सा तो खैर। ठीक है। चलो भैया, तो मैंने क्या कहा आपसे कि भैया इसको छोड़ना मत आप। ये जो मेरे पास में पोर्शन है ना, भाई मेरी मानो तो, बाकी भैया स्वतंत्र नागरिक हो आप तो भारत के। कई बच्चे ये भी करेंगे, ग्रुप को छोड़ देंगे और साइक्लिक ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ लेंगे, वो उनकी इच्छा है। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप साइक्लिक ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप में से एक पढ़ते हो ना, दोनों में से, मतलब आप सोचो कि 25-26 क्लास से नहीं पढ़ते हो और इनको पढ़ते हो, हालांकि पहली बात तो समझ में नहीं आएंगे आपके, लेकिन फिर भी आप समझ लेते हो ना गलती से, तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। अब वो परम्यूटेशन में से आए या साइक्लिंग में से आए, लेकिन आएगा 4 नंबर का सवाल जरूर। लेकिन दोनों पढ़ लेते हो ना, मज़ा आ जाएगा। भाई जो हमारी मेहनत है 25-26 लेक्चर 27 लेक्चरों की, वो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। बस यही कह सकता हूँ आपसे। ठीक है। अब मोहित कह रहे हैं कि सर मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, समझ में आपको क्या नहीं आया होगा वो एजे सर को सब पता है। ठीक है। आपको समझ में ये नहीं आया कि सर ये इकाई के n,n मूलों का समुच्चय क्या है। n इकाई के मूलों का समुच्चय क्या है। ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहां पे समझाने की हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देख लो ना भाई, इसमें क्या है, समुच्चय सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल है, तो वो तो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद में आपको एक समुच्चय से आपको ग्रुप प्रूफ करना है, मतलब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, और साथ साथ में साइक्लिक ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो एक प्रूफ करनी है। 5 प्रॉपर्टी इसमें लगभग हमको प्रूफ करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। बाकी बात यहां पे अटक रही है अटक रही है कि एन वे मूलों का समुच्चय कहां से लाएं और उसको बनाएं कैसे। बाकी मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी कहीं पर भी, तो उस पर तो हम पहुंचे नहीं है ना, पहुंचने दो वहां पे। बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत है नहीं होगी। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जो बार बार फोकस कर रहे थे गुरुजी n,nth रूट यूनिट, या फिर आप कह सकते हो n,n मूलों का जो समुच्चय होगा वो किस प्रकार बनाना पड़ेगा, मुझे इस प्रकार बनाना पड़ेगा। हमें लेट करना पड़ेगा। देखो हमने क्या करा, लेट माना, लेट माना कि मेरे पास में g इज इक्वल टू x और x की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये क्या है, ये भैया आपका nth n वे मूलों का समुच्चय है। n,nth रूट यूनिट, या फिर आप कह सकते हो n,nth रूट सेट आपका है ये। ठीक है, ये आपको लेट करना पड़ेगा, और एक तरीके से मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख दूं कि इसको याद रखना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। आपके दिमाग में ऐसा है नहीं कि आपको ये डायरेक्ट प्रकट हो जाएगा आपके दिमाग में और आप इसको तुरंत लिख दोगे एग्जाम में, पॉसिबल नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अब आप समझ जाओ यार, उसने क्या नाम लिया है, एन वी कोटि का एक समुच्चय है। तो कैसे लिखेंगे यार, किसी भी एलिमेंट की पावर मेरे पास अगर एन हो, ठीक है, तो वो एक तरीके से आपका जो सेट बनेगा वो किसका होगा, आपका वो एनथ कोटि का होगा, एनथ ऑर्डर का होगा। तो बस वही तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और क्या लिख रहा हूँ इसके अंदर बताओ। ठीक है ना, मेरी बात बात समझ में आ गई कि आपको आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि भैया हमने मान के चल रहे हैं, चीज सब कुछ मान के चल रहे हैं।
आप यहाँ पे x की पावर n के बराबर 2 3 मतलब कुछ भी मानो, लेकिन आपको n भी कोटि का मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है, आपको क्लियर तरीके से बता रखा है कि भैया जो ऑर्डर होगा ना आपका, ये देखो, चक्रीय समूह जिसका समूहांक, जिसकी कोटि, जिसका ऑर्डर जो होगा, यहाँ पे लिख रखा होगा, देखो ये रहा मेरे पास में, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल nth रूट यूनिटी इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कोटि n के लिए। तो बस वही तो लिख रखा है भैया, हमने हमने कुछ अलग लिख रखा है क्या यहाँ पे? ठीक है, चलो भैया। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि भैया xn बराबर में 1, xn बराबर 1 मेरे पास में, क्योंकि इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, n होगी। x बराबर 1 की पावर n, भैया कर सकते हैं क्या? भाई सिंपल सी बात है, ये हमने मान के चले कि x n बराबर 1। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल कर दिया, x बराबर कितना कर दिया, 1 की पावर 1 अपॉन में n मैंने लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब आगे का जो स्टेप है ना, वो कंप्लीट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कंप्लीट ध्यान रखना ही पड़ेगा इसको आपका, बिल्कुल। कैसे, देखो अब हम बना कैसे रहे हैं, ध्यान सुनना भाई। यहां पे मेरे पास 1 था, अब मैं इस 1 को कैसे लिख सकता हूं, ध्यान सुनना। x बराबर था मेरे पास में, अब इस 1 को अगर मैं लिख दूं किसकी फॉर्म में भैया, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोस 0 प्लस में आयोटा साइन 0, और इसकी पावर मेरे पास में कितना है, 1 अपॉन में n। अब आप देख लो ना, कोस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा हमने क्यों लिया है, यही तो सवाल है। अरे तो भैया उसने क्या कहा था आपसे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए काम करना है, एक सम्मिश्र संख्या के लिए काम करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो मुझे बनाना पड़ेगा ना, वो कहां से लेके आऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा मुझे। तो एक तरीके से आप वैसे भी याद रख सकते हो कि भाई मुझे सम्मिश्र संख्या को एंटर करवाना है, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। बाकी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से याद रह जाएगा आपको, तो उसके हिसाब से याद कर लेना कि मेरे पास क्या बन जाएगा भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोस 0 प्लस में आयोटा साइन 0। हालांकि आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं कि ये किस प्रकार की टर्म है और ये सम्मिश्र संख्या क्यों कहलाती है, वो आपको शायद पता है इसके बारे में। ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, आप खुद देखो हमने क्या करा, आगे कोस 0 था, आयोटा साइन 0 था, हमने क्या करा भैया, कोस 0 प्लस 2m पाई प्लस में आयोटा साइन और 0 प्लस 2m पाई, हमने इनके एंगल के अंदर क्या कर दिया भैया, 2m पाई को जोड़ दिया। अब आपको पता है फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन का तो मामला 0 वैसे ही है, और कोस का मामला मेरे पास कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कहने का मतलब है इस 1 को इसमें चेंज कर दिया, इसको यहाँ चेंज कर दिया, कोई फर्क पड़ा? और m का जो मान है देखो आप, अंदर 0 1 2 3 n माइनस का 1 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि n तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो मुझे n माइनस 1 तक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चले हम, x बराबर कोस 2m पाई प्लस में आयोटा साइन 2m पाई, ये लिख दिए मैंने, m का मान यहाँ पे पता ही है आप सभी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन में n था, इसको मैं अंदर लिया कि भैया ऊपर क्यों खड़ा है भैया, अंदर आ जाओ भैया, तो कोस 2m पाई अपॉन में n और 2m पाई अपॉन में n। तो यहाँ पे आपको पता है आइलर प्रमेय, फॉर्मूला पता है सभी को, e की पावर आई थीटा बराबर में कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x बराबर e आयोटा 2m पाई अपॉन में n। तो यहाँ पे m का मान तो वो तो आपको सबको पता होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि भैया e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे e की पावर में क्या है, आयोटा थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे, 2m पाई अपॉन में n, e की पावर आयोटा 2m पाई अपॉन में n। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हो x बराबर, अब आपको पता है कि अगर मैं e की पावर x का प्रसार करता हूं इसी प्रकार आगे की तरफ, तो e की पावर 2m पाई अपॉन में n, आयोटा साथ साथ में होगा ना, फिर 2 पाई आयोटा अपॉन में n का स्क्वायर क्यूब n माइनस 1 तक पहुंच जाएगी वैल्यू। अब हमने क्या करा भैया कि यहाँ पर जो इधर की वैल्यू थी, इन सभी वैल्यूज को बराबर मान लिया, किसके, w के बराबर मान लिया कि w बराबर e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 तो 1 मेरे पास में, और यहाँ पे देखो पहली वैल्यू के लिए w स्क्वायर क्यूब मेरे पास में, तो यहाँ पे w बराबर मेरे पास कितना है, e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में n। ठीक है, तो ये मेरे पास में जो बना है आपका, भाई हमें सबसे पहले क्या बना था, nth या nवीं कोटि का मुझे समुच्चय बनाना था, मतलब nवीं
मूलों का समुच्चय रे यार। ठीक है, तो वो मुझे मिल गया g बराबर 1 w स्क्वायर और w की पावर n माइनस का 1। ये मुझे क्या मिला भैया अभी तक है, ये मुझे समुच्चय मिला है। अब साफ सी बात है, किसी भी सेट को, किसी भी समुच्चय को मुझे ग्रुप में बदलने के लिए अब मेरे पास में 4 प्रॉपर्टी हैं, उन चारों के बारे में मुझे पता है। लेकिन यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखो पर्सनली बता दो आप मुझे, क्योंकि यहां पर हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। ठीक है भैया, आप यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक आ सकते हो, दोबारा मैं आपको बता सकता हूं। हमने यहाँ पे लेट किया g बराबर, ठीक है, उसके बाद में यहीं से कहानी चालू होती है, x की पावर n बराबर 1 से कोस 0। ठीक है, ठीक है, m का मान ध्यान रखना, ठीक है, 1/n को अंदर एंटर करवा दिया। ठीक है, चलो फिर हमने आइलर प्रमेय, e की पावर आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे 2m पाई अपॉन में n, यहाँ पे मान रख दिया मैंने। फिर यहाँ पे जैसे मैंने मान रखा m का मान 0 1 2 3 4, m का मान 0 1, m का मान 1, e की पावर आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो सिंपल w बराबर e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में n, यहाँ पे w मान लिया। तो ये मेरे पास में क्या बन गया भैया, एक सेट बन गया, एक समुच्चय बन गया। अब बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब सभी को पता है कि भाई समुच्चय, किसी भी सेट को ग्रुप में बदलने के लिए 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, ठीक है, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी, इन चारों को फॉलो करवा दो, आपका क्या बन जाएगा भैया, यही सेट जी आपका ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप ही मुझे बनाना है, सभी को पता है वो तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि आपको कहीं समस्या है या नहीं है, तब तक मैं पानी वानी पी के आ जाता हूँ। ऑडियो वीडियो क्लियर है भैया, किसी को दिक्कत? ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम में कोर्स के ऊपर ऑफर चल रहा है, किसी बच्चे को अगर कोर्स लेना हो तो वो ले सकता है। ठीक है ना, बस मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा भैया मैं, और कर भी सकते हैं यार, क्या दिक्कत है, अपनी तो कोचिंग है। तो मेरे हिसाब से क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एकदम साफ, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक मैंने जो समुच्चय बनाया है जी, तो वहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो गए के सारे, जग रहे हो क्या? हाँ भाई, तो फटाफट कमेंट अमेंट कर दो, फिर आगे चलते हैं हम।
हाँ भाई। तो यहाँ पे बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी कम समझ में आया है। देखो, अब समझने वाली बात तो कह रहे हैं सर कम समझ में आया है। सर आज का मौसम कैसा हो रहा है, कितनी जहर, कतई जहर सर जी। अरे भैया कतई जहर भैया, बिल्कुल कतई जहर हो रहा है मौसम। हाँ, तो यहाँ पे मोहित का तो रेस्पॉन्स कम ही आया है कि गुरुजी थोड़ा कम समझ में आया है मुझे। अब देखो मोहित, एक बात बताऊँ आपको, समझ में कम आने का रीजन है। रीजन क्या है कि एक तो क्या है कि इसमें ऐसा कोई लॉजिक यूज नहीं हुआ जो आपने पीछे पढ़ रखा था। एक तो क्या है कि एक सेट जो माना था हमने, मतलब एन वे मूलों के लिए जो सेट माना मैंने, ये एक्स बराबर एक्स की पावर एन बराबर 1। अब ये क्या है कि आपने कभी पहले पढ़ा नहीं इसके बारे में, और साफ सी बात है जब पहली बार पढ़ोगे तो कम ही आएगा ना समझ में, लेकिन समझ में तो आया। अब समझने का मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में सेट हो जाए। समझने का मतलब ये है कि जो मैंने कहा वो आप कर सकते हो ना, किसी को भी समझा सकते हो ना, समझा सकते हो, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। तो यहां तक हमने सेट बना लिया कि 1 डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर 3, ये मैंने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया, एक समुच्चय मैंने बना लिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी, समरसता प्रॉपर्टी। अब कंफ्यूज मत होना देखो बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं, क्योंकि आप क्या है कि लगातार थ्योरम्स ही थ्योरम्स पढ़ रहे हो ना, तो शायद आप पे प्रॉपर्टीज को भूल गए होंगे मेरे हिसाब से। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देगा। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है ना मेरी, समरसता गुणधर्म मेरा होता है। ये समरसता गुणधर्म ये कहता है कि अगर मेरे पास में कोई समुच्चय है, ये जी, और इस जी समुच्चय में मान लो कि मेरे पास में ए बी सी डी मेरे पास एलिमेंट है, तो इन एलिमेंटों का अगर मैं क्या करवाऊं, सुना ध्यान से, मतलब जैसे कि 1 में डी करवाऊं, तो भैया मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो इसी सेट के अंदर आना चाहिए। अगर इससे बाहर आ गया तो भैया फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो ग्रुप भी नहीं बनेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लेकिन उनका जो रिजल्ट आएगा ना वो इस सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, वो बाहर चला गया, तो फिर भैया मामला बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, और मामला बिगड़ते ही मामला खराब, ये तो तय है। सिंपल सी बात है कि नहीं है। चलो, अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया। यहां पर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, समरूपता गुणधर्म। अब आपको पता है कि मैंने जो अभी सेट बनाया था, अगर उसको मैं लिखूं तो क्या था, 1 डब्लू का स्क्वायर, डब्लू की पावर 3, डब्लू की पावर n-1 मेरे पास एक से अपने पास सेट था। ठीक है, अब उसी सेट के हिसाब से मैंने दो एलिमेंट माने यहाँ पे। एक मेरे पास में एलिमेंट है डब्लू की पावर r कोमा डब्लू की पावर s, और ये दोनों जी में बिलोंग करते हैं। और जी मेरे पास में क्या है भैया, अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या कहेंगे कि गुरुजी जी यहाँ पे ग्रुप हो गया। गलत। अरे भैया जी हमारे पास अभी सेट ही है, ग्रुप कहाँ बन गया, ग्रुप तो बना रहे हैं अभी, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं। तो भैया साथ के साथ लॉजिक को पकड़ लिया करो आप। ठीक है, तो मेरे पास में दो एलिमेंट मैंने माने, एक तो मेरे पास में है डब्ल्यू की पावर आर, एक डब्ल्यू की पावर एस एलिमेंट मैंने मान लिए, जो कि सेट जी के अंदर ही बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कहा साथ साथ में कि जो आर का जो मान होगा, ठीक है ना, इन आर का जो मान होगा, भाई आर का जो मान है और एस का मान है, इन दोनों का मान ही n-1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि साफ सी बात है, सबसे बड़ा जो एलिमेंट मेरे पास में है वो डब्ल्यू की पर n-1 है। तो आर का मान और एस का मान कभी भी इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्लियर सी बात है, वो तो बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। तो चलो ठीक है, अब नाउ ठीक है, हमने क्या कराया, इन दोनों एलिमेंट को लेकर प्रोडक्ट करवा दिया दोनों के बीच में। मतलब भाई एक बात बताओ, आपने क्या सीखा था इस सवाल के अंदर कि भैया मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करना था, सम्मिश्र संख्याओं के लिए गुणन प्रॉपर्टी यूज करनी थी। अब सम्मिश्र संख्या वाला कॉन्सेप्ट तो हम पहले से यूज कर चुके हैं, मतलब कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा को एंटर करवा दिया, इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए काम कर चुके हैं। अब काम करना है डॉट प्रोडक्ट के लिए। दो एलिमेंट मैंने माने, डब्ल्यू की पावर आर, डब्ल्यू की पावर एस, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट को लगा दो।
लगा दिए मैंने। क्या हुआ भैया, डब्ल्यू की पावर आर डॉट डब्ल्यू की पावर एस, बेस आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, डब्ल्यू की पावर आर प्लस का एस। अब आपने क्या कहा, केस नंबर फर्स्ट ये है, यदि आर प्लस एस का जो मान है अगर एन से क्या है, छोटा है, देन तब भैया हमारे पास में डब्ल्यू आर प्लस एस का जो मान है वो बिलोंग करेगा जी के अंदर। अब मैं आपको प्यार प्रेम से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको प्यार और प्रेम से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि किसी भी ग्रुप के अंदर से, ग्रुप नहीं भैया मैंने गलती कर दी, किसी भी सेट के अंदर से, किसी भी समुच्चय के अंदर से दो एलिमेंट ले लो, ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट करवा दो, गुणा करवा दो। अब तीसरा जो रिजल्ट आएगा, तीसरा जो एलिमेंट बनेगा ना, वो आपके सेट में ही होना चाहिए। अगर बाहर हुआ तो वो आपका ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो यहां पर वही तो कंडीशन बन रही है। हमने दो एलिमेंट लिए थे, एक आपका डब्ल्यू की पावर आर, डब्ल्यू की पावर एस। तो देखो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो यहाँ पे क्या बना, डब्ल्यू की पावर आर प्लस का एस बन गया। अब आपको पता है हमने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास आर का मान, एस का मान जो है वो n-1 n-1 से छोटा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे r प्लस एस का जो मान है वो आप n-1 से छोटा भी लिख सकते हो, या फिर मैंने लिख दिया कि ये जो मान है मेरे पास n से क्या है भैया, छोटे हैं। अब यार क्लियर सी बात है, ये तो शायद सोचने वाली बात है कि अगर मेरे पास r और s का मान n-1 n-1 से छोटा है तो n से तो ऑफिशियली छोटा होगा, ये तो शायद दिमाग लगा सकते हो आप इतना सा तो, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ये n का मान इनसे बड़ा होगा या फिर r प्लस एस का मान n से छोटा होगा ना, उस कंडीशन में ये जो एलिमेंट है आपका g में ही रहेगा, g के अंदर ही रहेगा, जिसे बाहर नहीं जाएगा। और अगर एलिमेंट सेट g के अंदर ही रहेगा ना, तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद केस नंबर सेकंड है, सपोज करो r प्लस एस का जो मान है वो मेरे पास में n से बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया इस कंडीशन देखो आप, r प्लस एन बराबर n प्लस क्यू, और q का जो मान है मेरे पास में ये क्या है भैया, q का जो मान मेरे पास में है वो n-2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ w को एंटर करवाया, w की पावर r प्लस का s बराबर w की पावर n प्लस का q। हमने इसको थोड़ा आगे सोल्व किया, w की पावर n मल्टीप्लाई w की पावर q। अब w की पावर r प्लस का s बराबर w की पावर q, और w की पावर q जो है वो बिलोंग करेगी g के अंदर। बच्चे कहेंगे सर कैसे करेगा, w की पावर q g में बिलोंग क्यों करेगा, करवाते हैं भैया। w की पावर n बराबर मान क्या था, e की पावर 2 पाई आयोटा अपन में n मेरे पास यहाँ आ गया, और e की पावर 2 पाई आयोटा क्या होता है, कोस 2 पाई प्लस में आयोटा साइन 2 पाई, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है भैया, 1 के बराबर। तो इसलिए यहाँ पर w की पावर n जो मेरे पास में है वो तो यहाँ से बन गया आपका 1 बन गया, ठीक है। और q का जो मान है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इसकी वैल्यू 1 और n-2 के बीच में होगी। अगर इसके बीच में होगी तो w की पावर q g में बिलोंग करेगा, तो w की पावर r प्लस एस भी g में बिलोंग करेगा ही करेगा। इस कंडीशन के अंदर भी जब n का मान छोटा होगा r प्लस एस से, तब भी w की पावर r प्लस एस g में ही बिलोंग कर रहा है। दोनों कंडीशन में एलिमेंट जो आ रहा है वो g में बिलोंग करेगा, तो साफ सी बात है क्लोजर प्रॉपर्टी डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी ही होगी। अब थोड़ा कंफ्यूज मत हो यार आप, ठीक है, रटने वाली बात मत करो फालतू की यहाँ पे कि कुछ रटना पड़ रहा है आपको, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी का, दो एलिमेंट ले लो, दोनों को जब आप प्रोडक्ट करवाते हो आपस में, तीसरा एलिमेंट ग्रुप के अंदर आना चाहिए। तो बस इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ध्यान से देखो कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, हमें w की पावर r प्लस एस को बिलोंग करवाना है जी के अंदर, देख लो आप, और दोनों केस के अंदर हम करवा चुके हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। और एक बताऊं आपको मैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे पेज के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो कौन सी है, तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके सेकंड केस के अंदर।
और वो है अपने पास 1 की जो यहाँ पे Q की जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी और n माइनस का 2 से छोटी होगी। अगर मैं ये बात नहीं लिखूं ना, अगर मैं ये बात नहीं लिखूं तो भैया उस कंडीशन में ये W की पावर जो Q है ये कभी भी G में बिलोंग नहीं करेगा। अगर मैं ये बात नहीं लिखूं तो देख लो, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, टाइम दो उसको। ऐसा नहीं कि आपने मैंने पढ़ाया और तुरंत आपके दिमाग में सेट हो गया, ऐसा भी नहीं हो पाएगा ना। थोड़ा वेट तो करो, थोड़ा सोचो। अभी आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल है, आपने प्रिंट आउट भी निकलवा लिए होंगे उनके, तो देखो उनको एक बार कि अच्छा 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 यहाँ पे ऐसे, अच्छा ये दिक्कत है, तो उसको देखो तो सही आप एक बार, थोड़ा समझो, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो उस चीज को, बाकी फिर मजा आ जाएगा, ये मान के चलो आप। हर एक लॉजिक जो है ना मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी तुरंत कमेंट करके बता दो कहीं पे दिक्कत है तो मैं भी समझा दूंगा। अभी तुरंत के तुरंत हम ही समझा देंगे अभी, ठीक है। तो बताओ भैया यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है क्या? अतः आप कह सकते हो कि दोनों कंडीशन के लिए आपका डब्ल्यू आर प्लस एस, आपने दो एलिमेंट लिए थे, डब्ल्यू की पावर आर, डब्ल्यू की पावर एस, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तीसरा जो एलिमेंट निकल रहा है वो जी में आ रहा है यहां पर भी, और यहां पर भी जी में आ रहा है। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। तुरंत कमेंट करके बताओ कहीं पर किसी बच्चे को दिक्कत है क्या। और जब भी मैं पढ़ाऊँ ना तो लिखने की कोशिश मत करा करो। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये साइड में जो नोट्स चल रहे हैं ना इनसे उतारने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा मत किया करो यार, क्योंकि उसमें क्या है कि फिर आप समझने में ध्यान देते नहीं हो और फिर उतारते रहते हो और फिर दिक्कत आती है आपको, ठीक है ना। तो ये काम मत करा करो भैया, बिल्कुल भी मत करा करो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एस पी शर्मा कह रहे हैं कि सर क्यू का जो मान है n-1 नहीं कर सकते क्या? ठीक है, अब आप यहां पे q का जो मान है वो n-1 भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि यहां पे r का मान और s का जो मान है वो हमने n-1 से छोटा दिखा दिया, ठीक है। तो एक काम करो ना आप, एक काम करना आप, क्योंकि भैया हम यहाँ पे डब्लू आर प्लस एस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो मान है मैं पहले से ही n-1 से छोटा बता चुका हूं। अब क्या करो ना, इससे छोटी वैल्यू ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। क्यू के लिए, क्यू के लिए जो मान ले रहे हो ना वो n-2 ले लेना आप। बात क्लियर है? क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेने को तो अब यहाँ पे, अब क्यू का मान मैं यहाँ पे n-3 ले लूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो होना उसी सीक्वेंस में चाहिए। मतलब जो सेट हमने माना था ना उस सेट के अंदर होना चाहिए भाई। सेट जो मान के चले ना अपन, इस सेट के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, W1 n-1 इस सेट के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए। बस ये वाली बात है समझने की। अब ये है ना एक ऐसा एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल को अपन शुरुआत के एग्जाम्पलों से कंपेयर करके देखें ना तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फर्क क्या आ गया कि जो सेट आपका है ना समुच्चय ये थोड़ा डिफरेंट है बस। बाकी पूरे लॉजिक इसमें वही लग रहे हैं जो हम पहले यूज करते हैं, कंप्लीट लॉजिक, ठीक है। हाँ भाई फटाफट से बताओ कमेंट करके, यहां तक समझ में आ गया नहीं आया आपको? कुछ भी नहीं है रे यार, आप जो सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अब देखो, आधे से बच्चे तो घबरा कहाँ रहे होंगे, आधे से बच्चे तो ये W की पावर R को देखकर W की पावर S, गुरुजी ये कहाँ से आ गए, ये क्यों ले लिए। अरे यार एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं तुम आपसे कि भाई मेरे पास में जो सेट है आपका, जो समुच्चय मैंने बनाया है 1 W, W² W की पावर 3, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं एक तरीके से पावर के अंदर हैं। तो ये जो एलिमेंट मैं लूंगा ना वो भी मैं इसी प्रकार के लूंगा। तो मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए, एक तो W की पावर R, एक W की पावर S। अब इसमें घबराने वाली बात कहाँ पे आ गई बताओ? भाई मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे तो इनको देख के डर रहे होंगे, अरे यार ये कहाँ से आ गए, ये मुझे पता ही नहीं है, मैंने पीछे का पढ़ ही नहीं रखा, तो सर पता नहीं सर ने किसी थ्योरम से ले लिया होगा। अरे ये कहीं से नहीं लिया हमने, आपका जो सेट जी बनाया है वहीं से मैंने दो एलिमेंट पकड़े हैं, W की पावर R, W की पावर S, दोनों को भैया प्रोडक्ट करवा दिया, गुणा करवा दिया। अब इनका तीसरा जो रिजल्ट आया W की पावर R प्लस का S। अब W की पावर R प्लस जो S है ना इसको सेट जी के अंदर ही बताना पड़ेगा। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा मिशन है। तो दोनों केसों के अंदर मैंने वही काम किया है और मैं सफल हो गया उसके अंदर। इसका मतलब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, खत्म।
यही तरीका होता है पढ़ाने का। चलो भैया, मुझे लगता है कि अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिस बच्चे ने समझने की कोशिश की होगी तो। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि, वैसे तो ये सवाल बहुत ही डिफिकल्ट मानते हैं इसको, समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करोगे, ऑटोमेटिक इजी बन जाएगा। अब ये लेक्चर आप 3 बार देख लो रिकॉर्ड होने के बाद, 4 बार देख लो, 5 बार देख लो, लेकिन देखे कौन? हम तो ये चाहते हैं गुरुजी एक बार पढ़ें और एक बार में मेरे दिमाग में सेट हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक बार लेक्चर देख लिया ना, अब 3 से 4 बार इस सवाल को रफ कॉपी में लिख लेना। जिंदगी में भूल जाओ तो मेरा नाम बदल देना, कोचिंग का नाम बदल देना, बीएससी प्रो क्लासेस का, ठीक है? करके देख लेना बस आप। चलो भैया आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चले। अब इसमें देखो, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी तो खुद पढ़ लो सामने, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं इनके अंदर। पढ़ लो भैया, आपके सामने लिखा हुआ है, बस मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। सिंपल, मैं तो बैठे बैठे पढ़ रहा हूँ आराम से। यहाँ पे लिख रखा है कि सम्मिश्र संख्याओं के गुणन संक्रियाओं के लिए हमेशा सदैव सत्य होगी कौन सी प्रॉपर्टी? साहचर्यता गुणधर्म। सिंस वी नो दैट ऑलवेज ट्रू एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि हम जानते हैं, सम्मिश्र संख्याओं की गुणन संक्रियाओं के लिए 1 बराबर e की पावर 2 पाई आयोटा n की पावर n तत्समक अवयव होता है। ठीक है भाई, आपको पता है, साफ सी बात है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 और जोड़ के लिए 0, ये दो आइडेंटिटी एलिमेंट सार्वभौमिक सत्य हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। चलो भैया, दो प्रॉपर्टी तो हवा में ही प्रूफ हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। एक मेरे पास में है 1 बराबर e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में n की पावर n। Since we know that 1 is equal to e की पावर 2 pi iota upon में n की पावर n is the identity element for multiplication for complex number। अब e की पावर 2 pi iota upon में n की पावर n है, ये 1 के बराबर ही है। ठीक है, बात क्लियर? चलो, तो ये दो बातें तो आपको साफ साफ क्लियर लिखनी पड़ेंगी, वो तो आपके सामने है। ठीक है ना? अब यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं करते, फटाफट से आगे चलते हैं। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है, अब आपको पता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व किस प्रकार करवाते हैं। भाई मुझे पता है कि भैया, जैसे कि ये मेरे पास में ए अवयव है, ठीक है, बराबर में क्या आएगा मेरे पास में, आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए, और यहाँ पे ए इनवर्स। भैया अगर मैं किसी एलिमेंट को इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। तो बस वही काम यहाँ पे कर रहे हैं अपन। आ जाओ भैया, देख लें थोड़े ध्यान से कि भाई मेरे पास में डब्ल्यू की पावर आर मेरे पास में एक एलिमेंट है, डब्ल्यू की पावर आर, जो कि जी में बिलोंग करता है, अच्छी बात है। ठीक है, तब अवयव डब्ल्यू की पावर एन माइनस आर का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि, तो यहाँ पे देखो आप, अब देखो साफ सी बात है यार भैया, डब्ल्यू मेरे यहाँ पे डब्ल्यू की पावर आर मेरे पास में है, मल्टीप्लाई डब्ल्यू की पावर एन माइनस का जो आर है, ये आपका क्या है भैया, इनवर्स एलिमेंट। अब साफ सी बात है, जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो मेरे पास क्या बनेगा, डब्ल्यू की पावर एन, और डब्ल्यू की पावर एन मेरे पास में एलिमेंट बनेगा ना, तो ये मेरे पास डब्ल्यू की पावर एन माइनस का आर है, यही आपका इनवर्स एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, देख लो भैया आराम से। ठीक है, दोनों तरफ से लगा के देख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच्चे का सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि सर एक काम करो, अभी तो आप कह रहे थे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर और डॉट प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मान 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 1 बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास में सेट नॉर्मल होता जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दिखाई देते, तो वहां पर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बनाता भी, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास सेट है वो कैसे है, 1 डब्लू, डब्लू स्क्वायर, डब्लू की पावर 3, डब्लू की पावर 4, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे बनाओगे? लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा आपको। अब दिखाना कैसे पड़ेगा कि भाई मेरे पास में ये रहा, देखो मेरे पास एक एलिमेंट है डब्लू की पावर आर, एक मेरे पास डब्लू की पावर एन माइनस का आर। तो देखो इसने क्या किया, ये मेरे पास एलिमेंट था, अब ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई और डब्ल्यू की पावर एन बच गई। अब आप इसको लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो,
आपके पास डब्ल्यू की पावर एन ही बनेगी आपके पास में। तो ये आपके पास जो एलिमेंट है ये आपका इनवर्स एलिमेंट बन गया है। और ये जो डब्ल्यू की पावर एन माइनस का जो आर होगा ये भी आपका बिलोंग करे कहाँ पे, जी के अंदर ही। इस बात को जरूर लिख देना भैया, ठीक है। और फिर लास्ट एंड फाइनल 5 नंबर का पॉइंट है, क्योंकि स्पष्ट है कि जी के प्रत्येक अवयव को W बराबर e की पावर 2 पाई आयोटा अपॉन n पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है, अतः जी एक चक्रीय ग्रुप है। काम खत्म। जो समझने वाली बात थी ना इसके अंदर वो थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्तक गुणधर्म। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, आप खुद स्वयं पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगी प्रॉपर्टी कंप्लीट। आराम से देख लो, कोई समस्या हो तो बता दो भाई फटाफट, ठीक है। उसके बाद में एक थ्योरम है छोटी सी, ठीक है। इस थ्योरम को तो आप खुद ही कर लेना मेरे हिसाब से तो बेहतर रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं करवा दूंगा यार, एक ही थ्योरम है। तो फटाफट यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ भाई SP शर्मा ये सवाल पूछ रहे बार बार मेरे से कि सर आपने सेकंड केस के अंदर अगर यहाँ पे R के लिए, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब ये लेने का जो कारण बताता हूं आपको कि कारण क्या है, एग्जैक्ट जो कारण आपका निकल के आएगा ना वो क्या है, ध्यान सुनना। अब सपोज करो कि मेरे पास में एक सेट जी है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने कोई बीच में कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया, सपोज करो मैंने कहा कि भाई मेरे पास में कोई एलिमेंट है आर और एस एलिमेंट है। अब मुझे यहां पे कंफर्म करना पड़ेगा कि जो आर का मान होगा और एस का जो मान होगा ना वो 7 के बराबर हो सकता है पर 7 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस बात को समझ गए आप। उसी प्रकार मैंने आर एस क्यू एलिमेंट माना तो भैया आप यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया मान लो कि 7 और ये मेरे पास में 6 से छोटा है मान लीजिए, तो भी मेरे पास में ये जो एलिमेंट आपका है ये कहां पर है, आपका ये समुच्चय जी के अंदर है, ठीक है। लेकिन आप वहां पे n-2 की जगह n-1 भी कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप करना चाहो तो कर लो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, n-1 कर लो वहां पे। बात ये है कि वो जो टर्म आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना वो टर्म आपकी होनी चाहिए उसके अंदर, इसके अंदर होनी चाहिए भैया, वो होनी चाहिए आपके समुच्चय के अंदर। अगर समुच्चय से बाहर हो गई तो काम नहीं बनेगा, क्लियर सी बात है, काम नहीं बनेगा। हाँ भाई मोहित करेंगे सर, गुड नाइट। एक एक थोड़ा मोर है यार, पढ़ ले इसको फिर उसके बाद सो जाना, क्या दिक्कत है। फिर कल से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, है कि नहीं है। चलो आ जाओ भैया। अब यहाँ पे इस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या कह रही है कि सिद्ध कीजिए कि एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि और उसके जनक की कोटि बराबर होती है, ठीक है। अब ये सवाल, ये थ्योरम है ना ऐसे कचरा थ्योरम है, आप खुद सोचो एक बार, कचरा थ्योरम। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अब आधे से बच्चे कह रहे सर कचरा थ्योरम कैसे, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे भैया ये क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो एक बार। सिद्ध कीजिए कि एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि, क्या कह रहा है ये, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की कोटि और उसके जनक अवयव की कोटि बराबर होती है। अरे भैया तो वही तो कह रहा हूं मैं आपसे कि सपोज करो आपके पास में एक ग्रुप जी है और इसमें एलिमेंट कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, आप कहोगे 6 मेरे पास में है। अब सपोज करो कि मेरे पास में 4 है और इस 4 की सहायता से मैं पूरे एलिमेंट को बना सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 सबको बना सकता हूं। तो भैया मेरे पास में एक तरीके से जो 4 मेरे पास में है ये क्या है, इस ग्रुप जी का, इसका नहीं इसका, इस ग्रुप जी का क्या है भैया, जनक अवयव है, जनक अवयव है। तो मेरे पास में इस जनक अवयव का जो ऑर्डर हो जाएगा, मतलब 4 का जो ऑर्डर है वो भी मेरे पास कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि भैया ऑर्डर ऑफ जी बराबर 6 और ऑर्डर ऑफ 4 बराबर भी 6, क्यों,
क्योंकि 4 से हम पूरे एलिमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ जी में कितने हैं भैया, 6 के 6 एलिमेंट। तो बात समझ में आ गई ना। तो भाई यही कह रहा है भैया आपसे कि प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। उसके जनक अवयव के बराबर उसकी कोटि होगी, क्योंकि जनक अवयव बोल दो या फिर ग्रुप बोल दो, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि दोनों ही अपने एलिमेंट बराबर रखेंगे। भाई ग्रुप में 10 एलिमेंट है, तो जनरेटर एलिमेंट तभी बनेगा जब हम उससे पूरे 10 के 10 एलिमेंट बना सकते हैं, नहीं तो वो जनरेटर एलिमेंट बनेगा क्यों, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए दोनों की कोटि बराबर होगी, वही प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कचरा थ्योरम है, लेकिन इसी प्रकार की थ्योरम आती हैं जो पीछे हमने भी करी थी ना, वैसी थ्योरम हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो भैया, कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होगी। कचरा थ्योरम है, आप खुद भी करना चाहो तो खुद कर सकते हो, आंख बंद करके फटाफट फटाफट टर्म्स को आगे निकाल दोगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो भैया देख लेते हैं। लेकिन इसी प्रकार की थ्योरम एग्जाम में आती है, मैं पहले कर रहा हूं आपसे, इसी प्रकार की थ्योरम जो सिंपल होती है ना, आप एक काम करना, आपकी ये नोट खत्म हो जाए ना, आजकल में खत्म हो जाएगी 1-2 दिन में, उसके बाद में आप बैठना और जितनी भी थ्योरम मैंने करवाई इसके अंदर, उन सभी थ्योरम्स में से जो सिंपल थ्योरम है ना, सिंपल, उनको एक तरफ कर लेना। 15 से 20 थ्योरम होगी, उनमें से कम 10 थ्योरम, 10-12 थ्योरम ऐसी होंगी जो बिल्कुल सिंपल होंगी। गारंटी है, 90% चांस है कि जो सिंपल थ्योरम होती है ना, उन्हीं में से सवाल आते हैं। जो बड़ी होती हैं, जो हार्ड होती है ना, वो समझने में तकलीफ देती है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आती हैं। और छोटी थ्योरम और सिंपल थ्योरम एग्जाम में आती हैं, ये कभी भी देख लेना आप, हमेशा फोकस करना आप ये बात। और 2023 के एग्जाम में देख लेना ना, मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं जो बोलूंगा ना वो पत्थर की लकीर है, बस ये मान के चलो आप, हम जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर है, मतलब है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मेलिटी आप कर लेना, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए बराबर करना है। ए मेरे पास में क्या है, जनक अवयव है। चलो तो यहाँ पे हमने माना कि भाई ऑर्डर ऑफ ए बराबर मेरे पास में क्या है, एन है। अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर मेरे पास कितना है, एन है, देन तब हमने कहा कि भैया एच मेरे पास में एक दूसरा एक समुच्चय मान लो, जिसमें अपने एलिमेंट को दिखाना चाहें तो देखो ए की पावर 1 2 3 4 कहाँ तक, ए की पावर एन बराबर ई तक। अरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, अरे भैया कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, पढ़ लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा और काम कर लेंगे। माना कि जी एक परिमित सक्रिय ग्रुप है, तब माना कि ए इसका जनक अवयव है, एवं यह भी माना कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है। तब हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए, और ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। लेट जी बी एन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड लेट ए बी ए जनरेटर ऑफ ग्रुप जी एंड आल्सो लेट ऑर्डर ऑफ ए बराबर में एन, देन वी प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ जी बराबर में ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बराबर में एन, ठीक है, दे रखा है, साफ सी बात है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन को मैं लिख सकता हूँ, भाई साफ सी बात है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, इसका मतलब क्या है, ए की पावर एन बराबर में ई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने एक नया समुच्चय बना दिया कैपिटल एच, जिसमें ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 और ए की पावर एन बराबर में ई। बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भैया ठीक है, बना दिया। अब उसके बाद सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है कि एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं। पहली बात तो हम ये करना है कि भाई ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। चलो ठीक है, इसको हम विरोधाभास द्वारा सिद्ध करते हैं। यदि संभव है तो माना कि कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, एक मेरे पास ए की पावर आई, ए की पावर जे, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और दोनों की वैल्यू कहाँ कहाँ है, हाँ भाई एस पी, अब फोकस कर लेना। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ना, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। पिछली बार आपने देखा कि वहां पे पावर मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच रही थी, n-1 तक। अब यहाँ पावर कहाँ तक पहुंच रही है, n तक। तो भी आप देख लो ना, i का मान और j का मान कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो a की पावर i, a की पावर j, मैंने दोनों तरफ a की पावर i से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो a की पावर 0 बराबर a की पावर j माइनस का i, ठीक है। अब a की पावर j माइनस का i बराबर a की पावर 0 क्या कह सकते हैं अपन, आइडेंटिटी एलिमेंट e। चलो भैया ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास में a की पावर और j माइनस का क्या है मेरा i
बराबर क्या है मेरे पास में ई, तो साफ सी बात है ऑर्डर ऑफ ए बराबर जे माइनस का आई, या फिर आप लेस देन इक्वल टू, याद करो वो नोट जिसके अंदर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना है, यहाँ पे जे माइनस का आई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया जे का मान और आई का मान मैं अपने हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जे का मान मैं एन लिख दूँ, एन लिख दिया, और यहाँ पे मैं आई का मान 1 लिख सकता हूँ। तो एन माइनस का 1 जो कि असत्य है, ठीक है, जो कि असत्य है, अतः एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न है। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए, हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास में, लेस देन इक्वल टू जे माइनस का आई। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ पे आई का जो मान है ये माना था, और जे का जो मान है वो मैंने ये माना था। अब साफ सी बात है, मैं अपने हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे जे का मान रख दिया एन, और आई का मान देखो इक्वल टू का साइन तो है ना, तो मैं माइनस का 1। अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पर कितना आ रहा है, एन माइनस का 1, जबकि मान के चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए का जो मान है वो तो एन आएगा, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए का मान एन माइनस का 1 आ रहा है, जो कि गलत है भैया। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से विपरीत भाषा बोल रहे हैं, मतलब गलत है। अगर ये बात बोल रहे हैं तो चलो भैया ठीक है, अगर ये बात गलत है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट भैया डिस्टिंक्ट हैं, भिन्न भिन्न है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हमने हमने देखा कि लेट माना कि मेरे पास में एक एलिमेंट बी है, फिर थोड़ी देर पहले माना कि मेरे पास में जो ए है वो तो बिलोंग करेगा जी के अंदर, तो भैया ए तो मेरे पास में क्या था, जनक अवयव था, चलो ठीक है। अब एक और मैंने मान लिया, एक एलिमेंट बी मेरे पास में जो कि जी में बिलोंग करता है, देन तब बी बराबर ए की पावर एल बराबर ए की पावर एन क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पे इनको कैसे लिख रहे हैं अपन, एक तरीके से मान के चलो कि भाई मेरे पास में एक एलिमेंट है बी, ठीक है, बराबर ए की पावर एल और बराबर ए की पावर एन क्यू प्लस में आर। अब आपको पता है कि जहां पर भी एन क्यू प्लस में आर दिख जाएगा, विभाजन प्रमेय का याद आ गई होगी आपको शायद 9वीं क्लास, ठीक है, क्योंकि 2-3 थ्योरम्स में अपन पहले भी यूज कर चुके हैं। तो भैया यहाँ पर मेरे पास में ए की पावर एन क्यू प्लस में आर, क्योंकि एल का मान होता है ये एल बराबर एन क्यू प्लस में आर। ये आपको एक तरीके से थ्योरम है ये, 9th क्लास में मत पढ़ो, अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं किसी भी क्लास में पढ़ूं ये मेरे लिए मैथ की थ्योरम है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं डिवाइडेशन प्रमेय बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलो विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, प्रमेयिका, ठीक है। तो एल बराबर क्या होता है, एन क्यू प्लस में आर, तो बी बराबर अगर मैं ए की पावर एल मानूं तो मैं ए की पावर क्या लिख सकता हूँ, एन क्यू प्लस में आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये मैंने कहा कि भाई ए की पावर एन क्यू डॉट में ए की पावर आर, आर का जो मान है आपको देखो अभी यहाँ पे कि आर का मान एन माइनस 1 तक ले रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब देखो एक बताऊँ आपको सही बात, अब यहाँ पे एसपी का एक सवाल आएगा कि सर यहाँ पे अपन ने आर का मान एन माइनस 1 तक ही क्यों लिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट हमने बी माना है, एक एलिमेंट और बी माना है, और ए की कोटि कितनी है, एन, ये बी के लिए कोई एलिमेंट की कोटि होगी वो एन से कम ही होगी, तो इसलिए हमने आर की जो रेंज मानी ना वो एन माइनस 1 तक मान ली है, फोकस करना, ठीक है। उसके बाद में हमने यही फॉर्मेलिटी करी थोड़ी बहुत, पावर को आगे पीछे कर करा के, ए की पावर एन, तो ए की पावर एन का मान हम प्रूव कर चुके हैं, ई तो आया था, तो मेरे पास ई आ गया, बी बराबर ए की पावर आर। अब ए की पावर जो आर है और आर का मान और ए की पावर आर 100% एच में बिलोंग करेगा। एच क्या है मेरे पास में, एच ये रहा, कहाँ है, ये रहा एच, ठीक है। तो ए की पावर कोई सी भी हो, ए की पावर कोई सी भी होगी वो एच में बिलोंग करेगी, तो भैया एच मेरे पास में है, ये रहा, कहाँ है भैया, ये मेरे पास में ए की पावर आर एच में बिलोंग करेगी, तो भैया ए की पावर आर करेगी तो बी भी अपना एच में बिलोंग करेगा। अतः मेरे पास में जो जी है वो मेरे पास में सबसेट किसका हो गया, एच का हो गया, या फिर आप कह सकते हो सबसेट है किसका, एच, जी का हो गया, समीकरण नंबर 1। अतः हम कह सकते हैं कि एच सबसेट ऑफ जी, समीकरण नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि एच बराबर जी, और ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ जी, एन बराबर ऑर्डर ऑफ जी, काम खत्म, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउटफुल लग रहा होगा कि सर हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी
और ऑर्डर ऑफ एच को दोनों को बराबर कैसे किया भैया? यहां पर आप कहानी यूज कर रहे हो भैया किसकी? सब सेट की। ठीक है, इसे कहते हैं अपन उप समुच्चय कहते हैं इसको। और उप समुच्चय क्या होता है? जैसे मेरे पास में ये है सेट जी, ठीक है, और इस सेट जी के अंदर एलिमेंट है 1,2,3,4। एक मेरे पास में सेट एच है और इसमें भी एलिमेंट 1,2,3,4 हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जी है ना वो सबसेट किसका है? एच का है। और एच जो सबसेट है किसका? जी का है। हम दोनों बात लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि भैया हमने दो एलिमेंट माने थे, एक तो बी भी मान लिया और एक मेरे पास में ए मान लिया। तो आपने देखा कि भैया मेरे पास ए एलिमेंट भी बी में है, मतलब ए एलिमेंट भी एच के अंदर है, और ये मैंने बी एलिमेंट जो था ये माना था कहाँ पे? जी के अंदर। और ये बी एलिमेंट भी मैंने एच के अंदर बता दिया। तो भैया जी सबसेट एच का हो गया और एच सबसेट जी का हो गया, अतः दोनों बराबर हो गए। ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच का वन कितना था? एन था। तो दोनों की बराबर हो गई वैल्यू। ठीक है, एक बार अभी कमेंट करो, मुझे पता है कि जहां तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर, बाकी अगर मैं दोबारा सब बताने की कोशिश करूँ ना एक बार, तो भैया कंप्लीट जो इसका लॉजिक है पूरी थ्योरम का वो यही है कि मेरे पास में ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ एच बराबर करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या करा कि भैया मेरे पास में एक एच ऐसा सेट माना जिसके अंदर ए की सारी पावर है, ए की पावर 1 से लेकर ए की पावर एन तक। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ए की कोई सी पावर हो वो तो भैया एच में ही बिलोंग करेगी। ठीक है, अब आपने क्या माना था? एक दूसरा एलिमेंट माना बी जो कि जी में बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इस एलिमेंट बी को भी एच में बिलोंग करवा दिया। तो भैया आपका जी जो है ना वो सबसेट किसका हो गया? एच का हो गया। इस प्रकार दिखाना। अगर ये कहानी पूरी हो गई, उसी प्रकार फिर आपका जो ए एलिमेंट है वो भी एच में है और ए एलिमेंट भी जी में बिलोंग करता है। तो भैया जी एच का सबसेट है और एच किसका हो गया भैया? जी का सबसेट हो गया। दोनों आपस में बराबर हो गए। कहानी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई तो तुरंत कमेंट करना, मैं भैया पानी वानी पी के आता हूँ, फिर उसके बाद में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, अरे भैया मैं यहीं खड़ा हूँ आराम से, जब तक ये थ्योरम प्रूफ नहीं होगी आपके समझ में नहीं आएगी तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तब तक क्लास चलती रहेगी अपनी, उसकी टेंशन मत लो आप, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं पानी वानी पी के आता हूँ यार आराम से ना, मेरी भी सांस तो क्या है यार, सर्दी बहुत तेज हो रही है वैसे भी। हाँ भाई, हाँ भाई, जिसको समझ में आ गया है वो बता जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार जो देख रहे हैं ना क्लास, वो तो बता दो कम से कम कि समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट कर दो। बाकी जो बच्चे जिनको समझ में आ गया है वो खाना खाने जा सकते हैं, आराम से सो सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी एक बार मैं दोबारा बताता हूँ इस थ्योरम को, ताकि अगर किसी को दिक्कत भी हो ना तो वो छोटी मोटी डाउट, डाउट नहीं, डाउट, डाउट क्लियर हो जाए आपका। एक बार देख लो भैया, कुछ नहीं है। हमें प्रूव करना था कि भैया मेरे पास में ऑर्डर ऑफ जी, किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होगा
वो बराबर किसके होगा, ऑर्डर ऑफ एच के होगा। ठीक है, ये मामला हमारा बराबर होगा। बात सही है कि नहीं है? ठीक है। अब उसके लिए हमने कहा कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन हो गया। ठीक है, और इस प्रकार हमने एक एक अलग समुच्चय बना लिया, एच बना लिया, जिसमें एच में सारे एक के एलिमेंट उपस्थित हैं। अब उसके बाद हमने कहा कि भैया सबसे पहले हम इन सभी एलिमेंटों को डिस्टिंक्ट प्रूफ करते हैं। हमने दो एलिमेंट मान लिए। ठीक है, हमने कहा कि भैया ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन माइनस के वन, जो कि नहीं हो सकता, अतः सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो गए। ये कहानी तो आपको बिना समझाए समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इनके लिए। भाई बी मेरे पास में जी में बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से याद करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास में एल बराबर एन क्यू प्लस में आर एक थ्योरम होती है। तो ये बी मेरे पास में जो एलिमेंट है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ वो किसके बराबर है, ए की पावर आर के बराबर, सॉरी ए की पावर एल के बराबर, और एल का मान एन के प्लस में आर। हमने मान अलग अलग कर दिया, अलग अलग किया। करने के बाद देखो ए की पावर एन के प्लस में फ्लोट में, सॉरी ए की पावर आर, और यहाँ पे आर का मान एन माइनस वन तक लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा शिफ्ट कर दो वैल्यू को, ए की पावर एन का मान ई हो गया, फ्लोट में ए की पावर आर। अब ये कैसे हुआ पता चल गया आपको, क्योंकि ए की पावर एन, या फिर आप ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन पहले प्रूफ कर चुके हो, मतलब ए की पावर एन बराबर में ई, और ये पहले प्रूफ कर चुके हो आप। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ए की पावर आर बिलोंग टू एच, क्योंकि आपको पता है ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो भैया एच के अंदर उपस्थित है। तो भैया ए की पावर जो आर होगी वो तो 100% है, एच में होगा, और ए की पावर आर एच में होगा, तो बी भी एच में होगा। तो साफ सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने क्या माना था कि बी मेरे पास जी के अंदर है, अब बी एच में भी हो गया। इसका मतलब है कि भैया जी जो है उस सबसेट एच का है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि जो एच सबसेट है वो जी का है। अब ये हम क्यों जानते हैं? ठीक है भाई, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ तो कर दिया कि जो मेरे पास में जी है ना वो सबसेट हो गया एच का, क्योंकि अभी मैंने माना कि भाई बी एच में भी है और बी आपका जी में भी है। ठीक है ना? लेकिन एक बच्चे का सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, एच सबसेट जी का क्यों है? अरे भैया आप ये बताओ कि भैया एक बड़ा सबसेट है, एक बड़ा ग्रुप मेरे पास में जी है, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, और उन्हीं एलिमेंटों में से छांट के मैंने एच को बनाया था। तो भैया साफ सी बात है, एच तो ऑटोमेटिक किसका सबसेट हो गया भैया, जी का हो गया। तो ये तो ऑटोमेटिक मान सकते हो आप। ठीक है, हाँ भैया, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी किसी बच्चे को। चलो, तो यहाँ पे इतना मामला क्लियर हो गया, दोनों मामला क्लियर। फिर बाकी तो है क्या, फिर कल पढ़ेंगे अपन यहाँ पे परम्यूटेशन ग्रुप, क्रमचय ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मान के चलो कि 3 दिन की मैक्सिमम खींच के क्लास हो सकती है। अगर कल मेरा मूड बन गया तो मैं 2 घंटे क्लास ले लूंगा और लगभग इसको आधा समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलो, यहाँ पे एसपी कुछ कमेंट कर रहे हैं। एसपी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप टफ थ्योरम को भी इजी वे में समझा देते हो। यार ये तो बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। ठीक है, हाँ भाई, ऐसे कमेंट कर दिया करो यार, ताकि क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने में भी। बात समझ रहे हो आप? अब आप कहीं में सोच रहे होंगे कि यार आपको मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, आप तो पहले ही मोटिवेट बहुत रहते हो। यह मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चे जो देखते हैं ना लाइव क्लास, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप थोड़ा कमेंट करके मतलब बढ़ा दिया करो मेरा भी प्रोत्साहन यार, उत्साहन। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चों को तो नींद आ रही होगी, तो जाओ भैया आराम से। और जो अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है, उनको मेरा सलाम।